कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हम अच्छे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी का सेल टॉपिक उठाएंगे जिसके हम कहते हैं। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी बायो और बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका बायो का अर्थ होता है सजीव, लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, टू अध्ययन कहलाता है। मतलब बायोलॉजी में जितने भी सजीव चीजें हैं, सजीव चीजें जिसमें कहते हैं, जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, प्रजनन, इन सारी क्रियाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। घूमना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सांस लेने की क्रिया, इसे ही क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। सजीव, इसकी भी 3 ब्रांचेस होती हैं। इसके 3 ब्रांचेस होती हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, है ना। जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान के तहत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने अपने 500 प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है ना। और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के पिता को किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। देखिए आपने जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफ्रास्टस। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? लीवेनहॉक। कौन है? लीवेनहॉक। तो इतने बारे में इन्होंने अपनी अपनी प्रजातियों के बारे में वर्णन किया। 500 प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं सेल। जितनी भी लिविंग चीजें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये भी सारी जितनी क्रियाएं होती है उसे सजीव कहा जाता है। सजीव मतलब सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले सेल एक यूनिट इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे बेसिक क्या होती है? सेल होती है। सेल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्यों? इसको सेल जितनी भी हमारी इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें कितनी है, सजीव से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर। अगर वो जंतु है तो वो सेल से ही मिलकर के बनी होती है। सेल मतलब सबसे इतनी बारीक बारीक चीजें होती है, दिखाई नहीं देती है, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो सेल जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कैसे की थी? तो इन्होंने लकड़ी के कार्क में देखा था, और उसके लकड़ी के कार्क में देखा था तो उसने देखा था कि उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसा? मधुमक्खी के छत्ता इस टाइप सा होता है। तो इस प्रकार का छत्ता उन्होंने देखा, इस प्रकार का छत्ता के रूप में दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा अच्छे से तो ये कैसा दिखा? बंद कमरा के जैसे, जिसका इसका नाम दिया क्या? सेला नाम दिया, जिसका होता है बंद कमरा। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। कैसी की? मृत सेल की खोज की थी। उसके बाद कौन आते हैं? 1674 में इन्होंने इसका पता कैसे पता चला कि लकड़ी के कार्क में देखा, मधुमक्खी के समान छत्ते की आकृति हुई, उसका सेला नाम दिया। उसकी खोज 1665 में। कैसे पता है? इनकी जो बुक आती है, इनकी बुक क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या है इनकी बुक? क्या है इनकी बुक? क्या होती है? माइक्रोग्राफिया। तो उस माइक्रोग्राफिया बुक में पता चला कि मधुमक्खी के समान के छत्ते के समान आकृति दिखाई देती है, कार्की के रूप में देखा, और माइक्रोग्राफिया बुक से ही पता चला। उसके बाद आते कौन आते हैं? लीवेनहॉक महोदय आते। तो लीवेनहॉक महोदय जी आते। फिर इन्होंने देखा कि जीवित कोशिका की खोज की। क्या की? जीवित कोशिका की खोज की। कब की? 1674 में की, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज की इन्होंने अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में देखा। इन्हें खुद ने बनाया,
सूक्ष्मदर्शी, वो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया और उसमें जीवित कोशिका की, फिर उसने देखा कि प्रोटोजोआ है ना, इन्होंने खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की, विषाणु की खोज की, सबसे पहले जीवाणु की खोज इन्होंने ही की। उसके बाद में हाइड्रा आता है जो जल में पाया जाता है, हाइड्रा की भी खोज की। फिर उसके बाद इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान की भी इन्होंने खोज की। तो इतनी सारी खोज की और इसकी एक बुक का नाम क्या था, इसकी बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या है? सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर एक बुक में उसको पता चला और इतनी सारी उन्होंने खोज की। उसके बाद में आधुनिक कोशिका विज्ञान कहा जाता है। फिर आते हैं, इसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, स्लाइडेन और स्वान आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, स्लाइडेन और स्वान आते हैं। स्लाइडेन और स्वान आते हैं। स्लाइडेन और स्वान इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। सेल थ्योरी इन्होंने दिया। कब दिया, इन्होंने कब दिया, तो इन्होंने कौन से साल में दिया, तो इसमें कोशिका जो होती है ना, स्लाइडेन और स्वान ने 1839 और 38 में दी थी। कभी 1838 और 1839 में दी। 1838 और 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। उसके बाद में फिर भी इन्होंने नहीं बता पाए कि कोशिका की सही जानकारी इन्होंने नहीं दे पाए कि कोशिका की खोज कैसी हुई। उसके बाद कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चोव आते हैं। कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चोव आते हैं। रुडोल्फ विर्चोव महोदय आते हैं और इन्होंने बताया है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का होता है, ओमनी सेलुला मतलब होता है पुरानी कोशिका, और ई सेलुला में होता है नई कोशिका। पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है करके किसने बताया, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में, इसको वनस्पति शास्त्री कहा जाता है, वनस्पति शास्त्री या विज्ञान कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, प्राणी शास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणी शास्त्री कहा जाता है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी दी। 1838 और 1839 में इन्होंने जानकारी दी। उसके बाद में आते हैं, तो सबसे पहले विषाणु जीवाणु की खोज। फिर उन्होंने बताया कि टाइप ऑफ सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो सेल के कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिका को कहा जाता है। यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है, नई कोशिका। किसको कहा जाता है, पुरानी कोशिका को किसे कहा जाता है, टाइप ऑफ सेल। 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक भी इसमें सबसे पहले जीवाणु भी है, इसके अंतर्गत जीवाणु थे, जितने प्रकार के जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाएंगे पादप कोशिका व जंतु कोशिका। पादप कोशिका, जंतु कोशिका का यूकैरियोटिक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर क्या हो जाते हैं, इसके स्थान पर मीसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मीसोसोम पाए जाते हैं, जो ऊर्जा करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना। इसमें जो केंद्रक होता है असुरक्षित होता है। केंद्रक कैसा होता है, असुरक्षित होता है। इसमें क्या होता है, सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। इसमें केंद्रक सुरक्षित होता है। ऐसे ही इन्होंने, ठीक है, ये है। तो देखिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या
पादप कोशिका और जंतु कोशिका है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब ये पुरानी कोशिका है, पुरानी सेल है, और ये क्या है यूकेरियोटिक मतलब नई सेल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये स्वयं का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसके स्थान पर मेसोसोम पाया जाता है। और जितने प्रकार की भी जीवाणु हैं इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन, और है ना माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, इतने प्रकार के ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, हमने ये देखा कि कोशिका कैसे, आपको तो सबको पता है कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। उसी प्रकार जैसे ईंट से क्या बनती है दीवार से कमरा से घर बनता है, उसी प्रकार सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा, इसके बाद है ना कोशिका भित्ति देखा। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज। ये प्रोकैरियोटिक सेल होती, तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर में, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी ऐसी 3 लेयर होती है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ये क्या होती है, कोशिका भित्ति, और ये कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकन ये प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन व ग्लूकोज से मिलकर के बनी होती है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरामिक एसिड, कहाँ है पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरामिक एसिड, और अमीनो अम्ल की बनी होती है, ठीक है। लिवेनहॉक की बुक का नाम क्या है जानते हो, लिवेनहॉक की बुक का नाम क्या है, सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या है, सीक्रेट ऑफ नेचर, बता रही हूँ मैं। तो सीक्रेट ऑफ नेचर इसकी बुक का नाम है। उसके बाद में क्या है, शॉन ने ये भी बताया प्रोकैरियोट व यूकेरियोट में अंतर क्या होता है। इसमें 4 आधुनिक कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा ने दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत से 4 बातें निकल के आती। आधुनिक कोशिका सिद्धांत से कौन से, आधुनिक कोशिका से 4 बातें निकल के, पहली बात कौन होती है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है ये, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात निकल के ये आई कि इसको कभी भी कोशिका जीवन की संरचना इकाई, ये क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है। दूसरी क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है, तीसरी बात इसमें ये निकल के आती कि इसकी तीसरी बात ये निकल के आती कि पादप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जंतुओं में
कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में नहीं, जंतुओं में नहीं। तो ऐसी चार बातें निकल के आती है आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। ऐसी चार बातें निकल के आती है। कोशिका को क्या होता है, हम नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी होती है, इसका जो आकार होता है 10 की घात ऋण 6 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 10 की घात ऋण 6 कितना, मतलब कितनी छोटी होती है। इसको माइक्रोन में मापा जाता है। इसमें कहाँ में मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ब्रह्मांड की सबसे अगर बड़ी कोशिका देखें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा कितनी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कितनी होती है? 140 से 170 mm होती है। ठीक है। सबसे बड़ी अगर मानव में देखा जाए तो सबसे बड़ी क्या होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। सबसे छोटी शुक्राणु होती है। ठीक है। और सबसे छोटी और कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा भी होती है। ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, इस पूरे ब्रह्मांड के दिखाता है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। कितनी होती है माइकोप्लाज्मा? 0.1 से 0.5 मीटर के बराबर होती है, जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमने देखे कुछ, है ना। उसके बाद हम इसके आगे का इसको नोट डाउन अगर करना हो तो कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं जीव द्रव्य को, देखते हैं प्रोटोप्लाज्म को, देखते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य वो होता है जो जीवन का भौतिक आधार होता है। क्या होता है? ये जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का भौतिक आधार होता है। इसकी खोज किसने की थी? खोज डुजार्डिन ने की थी। किसने? इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। और नाम किसने दिया है? इसका नाम किसने दिया? इसकी खोज तो डुजार्डिन ने की, और इसकी नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने नाम दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने नाम दिया। ठीक है। पुरकिंजे ने नाम दिया। और इसकी खोज 1940 में की गई। प्रोटोप्लाज्म 1940 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। ठीक है। और खोज डुजार्डिन ने की, नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। देख लीजिएगा, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये केंद्रक है, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। ठीक है। उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम छोटे छोटे डॉट डॉट के रूप में ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। इस प्रकार की एक ऐसी जालिका होती है जिसको अंतःप्रदर्भी जालिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंतःप्रदर्भी जालिका। अंतःप्रदर्भी
अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। उसके बाद में इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर द्रव भरा होने के कारण कोशिका द्रव कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस केंद्रक के अंदर भी द्रव होने के कारण क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के ही क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कहते हैं जितने भी ये कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, इन सबको मिलाकर जितने भी अंग पाए जाते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, गोल्गी बॉडी, जितने सारे होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के का क्या काम होता है? जितने प्रकार के जो पोषण प्राप्त होता है, ये जितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग, कोशिकांग है ना, जितने प्रकार के कोशिका के अंग होते हैं इनको क्या कहता है? ये कोशिका द्रव्य जो भरा रहता है और ये केंद्र के अंदर जो द्रव भरा होता है, इन दोनों का काम क्या होता है? ये कोशिकांगों को पोषण पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। क्या कहता है? ये कोशिकांगों को, कोशिकांगों को पोषण पदार्थ पहुंचाने का काम करता है, पोषण पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसका भौतिक आधार कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज डुजार्डी ने 1940 में प्रोटोप्लाज्म नाम पड़ा, नाम पुरविंजे ने दिया। इसके प्रकार के डायजोसोम, लाइसोसोम जो कोशिका में पड़े हुए अंग हैं उनको ही कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग को जो पोषण पदार्थ पहुंचाने का काम करता है ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों होते हैं जिसके कारण ये जितने प्रकार की कोशिका होती है इन अंगों को पोषण पदार्थ मिलता है। ठीक है, पोषण पदार्थ इन्हीं को मिलता है, इसलिए क्या कहा जाता है? जो बार बार ये गति, ये इसको पहुंचाता है, ये उसको पहुंचाता है, ये इसको देता है, इस प्रकार की इस गति को ही क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। इस गति को ही क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। ठीक है, इस गति को नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसके आगे का देखते हैं। ये जो कोशिका छिद्र होते हैं, इस प्रकार की जो कोशिका होती है इसके यहाँ पर के एक प्रकार के छिद्र होते हैं, ये है ना, ये कोशिका ये छिद्र होते हैं, तो ये छिद्रों को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्टेमाटा का बना होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्टेमाटा का बना होता है, इन छिद्रों को कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति कठोर हो, इसमें कोशिका जो भित्ति पाई जाती है बाहर पर एक भित्ति पाई जाती है, इसको ये क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। और ये कैसी होती है? कठोर व निर्जीव होती। कैसी होती है? कठोर व निर्जीव होती। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आगे का